मेरा आजीवन कारावास। विनायक दामोदर सावरकर। स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विव्रत द्वारमिवोपजायते। कालिदास। हमारे अंडमान वाले वृत्तांत तथा वहां बंदीवास को निभाते समय भुगतनी पड़ी यातनाओं की कहानी सुनने के लिए न केवल महाराष्ट्र में अपितु समूचे हिंदुस्तान में हमारे हजारों देश बंधुओं ने सहानुभूतिपूर्ण उत्सुकता आज तक समय समय पर प्रकट की है। उस पर भी जिन सुख दुखों को हमने भुगत लिया, उनका निवेदन सुहृदों से करते समय समान वेदनाओं से जनित आंसुओं के कारण स्निग्ध होने वाले मधुर आनंद का अनुभव करने के लिए हमारा हृदय हमारी मुक्तता के क्षणों से स्वाभाविक ही व्याकुल होता आया है। फिर भी आज तक अंडमान की कहानी ओठों तक पहुंचने पर भी किसी तरह ओठों से बाहर नहीं निकल रही थी। अंधकार में बढ़ने वाली किसी कंटीली पुष्पलता की भांति उन अंधियारे दिनों की याद उजियारे को देखते ही सूखने लगती, भौचक्का हो जाती। कभी लगता था क्या बताने के उद्देश्य से वह सब भुगत लिया था, तो फिर उसे निद्रा अभिनय की कहना चाहिए। कभी लगता था हमें जो यातनाएं भुगतनी पड़ी, उन यातनाओं को भुगतते भुगतते जो लोग उन यातनाओं के शिकार हो गए, उनको तो घर लौटकर प्रियजनों को अपने वे सुख दुख बताने का भी संतोष नहीं प्राप्त हुआ। वे साथी आज हमारे बीच नहीं हैं, जिनके साथ तप की जलन को सह लिया था। उनको छोड़कर समारोह की दावत के पकवान अकेले ही कैसे खाएं? क्या यह उनके साथ प्रताड़ना नहीं होगी? और हम जैसे कतिपय मनुष्यों पर आज तक ऐसे विकट संकटों का सामना करने वाले आह्वान आ गिरे हैं और अभी भी इसी प्रकार के अथवा इससे भी भयानक आह्वान आ गिरने वाले हैं। इस जीवन कलह के नगाड़े के कोलाहल के बीच हम अपनी इतनी सी हलगी क्यों बजाते रहे? दुख के गले में आक्रोश का ढोल तो कुदरत ने ही लटका दिया है, ताकि उसे बजाकर वह अपना यथासंभव मनोरंजन कर सके। बाज ने निशाना लगाते ही विवश हो उसकी चोंच के अंदर ही फंसा हुआ पंछी सहायता की लेश मात्र आशा न होते हुए भी जो स्वाभाविक चीख निकालता है, उस चीख से लेकर नेपोलियन का शव सेंट हेलेना से पेरिस जिस दिन लाया गया, उस दिन एक पूरा का पूरा राष्ट्र अपने ध्वजों को झुकाए अपने हजारों वाद्यों से हजारों शोक स्वर तथा विरह गीतों को गाते हुए दुख और आक्रोश का जो प्रकटीकरण कर रहा था, उस आक्रोश तक, उस राष्ट्रीय मूर्ति गान तक, जितना भी प्राणी सृष्टि का आक्रोश है, उतना सब अपने अपने दुख को सर्वज्ञात करने में मग्न होता है। आक्रोश दुख का स्वभाव ही है। सो इस अनंत अंतराल में जो अनंत चीखें अपने अपने दुख का बोझ हल्का करती हुई विचरण कर रही हैं, उनके मध्य मेरा दुख भी अभिव्यक्ति का सांस क्यों न छोड़े। इस अनंत अंतराल में मेरे भी आक्रोश के लिए सीन होगा। ऐसा सोचकर प्रवृत्ति कभी कभी दुख को एक बार निगलने के लिए तैयार हो जाती थी, परंतु तभी परिस्थिति उसके पांव खींचकर उसे पीछे ढकेल देती थी। हमारी सद्यकालीन परिस्थिति में, हमारे अंडमान वाले अनुभव में जो कुछ बताने लायक है, वही विशेष रूप से बताया नहीं जा सकता। परिस्थिति की परिधि में जो बताया जा सकता है, वह बिल्कुल ऊपरी सतह का, खोखला और अपेक्षाकृत क्षुद्र लगता हुआ, कहने में कोई रुचि नहीं, और जो कहने लायक लगता है उसे परिस्थितियां कहने नहीं देती। ऐसी अवस्था में कुछ भी बताते हुए कथ्य का चित्र रंगहीन और सत्वहीन कर देने की अपेक्षा अभी कुछ भी न बताएं। जब वह दिन आ जाएगा कि सारी गूढ़ आकांक्षाएं अभिव्यक्त हो सकें, सारी मूक भावनाएं खुलेआम बातें कर सकें, उस दिन जो कुछ कहना है यथा प्रमाण कह देंगे। यदि ऐसा दिन इस जिंदगी के दौरान निकल कर नहीं आया तो नहीं कहेंगे। यदि उस वृत्तांत को जगत ने नहीं सुना तो उस वजह से उसका महत्व तो कम नहीं होगा,
अथवा उसकी तीव्रता कम नहीं होगी, अथवा इस विश्व की विराट दिनचर्या में वह सब अनसुना रहने के कारण कोई बड़ी रुकावट आने वाली है, ऐसा भी नहीं। ऐसी हमारी सोच थी। चित्त की ऐसी दोलायमान अवस्था में आज तक अंडमान के हमारे संस्करण हमारे प्रिय बंधुओं को सुनाने का काम वैसा ही रह गया। हमारे बाद अंडमान आकर हमारे पहले जो मुक्त हुए थे, ऐसे कतिपय राजनीतिक बंदियों ने अपने अपने अनुभवों को प्रसिद्ध किया, ऐसा हमने देखा। अन्यत्र भी वर्ष अथवा 6 महीनों के लिए जो कारागृह में बंद थे, ऐसे लोगों ने भी उनके अनुभवों और उनकी यातनाओं की कहानी को समय समय पर प्रसिद्ध किया और हमने उसे पढ़ लिया। परंतु ऐसे आत्मविस्मृति कथन में आत्मश्लाघा की जो गंध अनिवार्य रूप से आ जाती है, वह हमारे मन को पुनः पुनः सकुचाया करती थी और प्रियजनों के पास अपने सुख दुखों को खुले मन से कह डालने की प्रवृत्ति, गत तथा जिस संकटों के पराभव की कहानी बतलाने का आनंद अनुभव करने के लिए अत्यंत उत्सुक होने पर भी परिस्थिति पुनः पुनः मार्ग अवरुद्ध कर देती थी। तथापि जो कुछ भी आधा अधूरा अथवा अल्प स्वल्प सद्यकालीन परिस्थिति की परिधि में बतलाने लायक होगा, उसे तो आपको कह ही देना होगा। हमें वह भी सुनने लायक लगने वाला है। इस प्रकार का अत्यंत उत्सुक, निष्पाप और प्रेम युक्त आग्रह विख्यात प्रकाशन मंडलियों से लेकर पाठशाला के बच्चों तक सभी ओर से हमें अभी भी लगातार होते रहते हैं। इस कारण ऐसे आग्रह का अपसम्मान न करना, एक तरफ से विनय का अतिरेक करके सार्वजनिक मनोभंग करना होगा, ऐसा हमें लगने लगा है। ऐसी स्थिति में जो कुछ बतलाया जा सके वह हमारा अंडमान का वृत्तांत है, यह कह देने का हमने निश्चय किया है। सुसंगत वृत्तांत कथन असंभव है, यह तो जाहिर है। अतः जो कुछ संक्षिप्त, टूटे फूटे तथा संबंध विहीन संस्मरण हम बता सकेंगे, उन्हीं के प्रति पाठक संतोष मान लें और उनके बीच जो विसंगतियां अथवा अस्पष्टता होगी, उसे परिस्थिति का दोष मानकर कुछ दिनों के लिए क्षमा कर दें। हम जानते हैं कि ऐसे वृत्तांत का सार्वजनिक उपयोग बहुत बड़ा है, परंतु केवल वृत्तांत से अधिक ऐसी दुर्घट परिस्थिति में उदित विचारों, विकारों और भावनाओं का इतिहास विशेष मनोरंजक होने के साथ साथ बोधप्रद भी होने के कारण हम इन संस्मरणों में उसे अधिक महत्व देने वाले हैं। परंतु चूंकि ये संस्मरण त्रुटित हैं और भावनाओं का वह इतिहास अस्पष्ट, सूचक तथा हल्के हल्के रूप में बताना ही बेहतर होगा। अतः जब तक संपूर्ण तथा सुसंगत कथन प्रसिद्ध नहीं होता, पाठक हमारे अंडमान स्थित जीवन के बारे में कुछ भी साधारण धारणा न बनाए। यद्यपि इन संस्मरणों में सारी बातें कहना संभव नहीं है, फिर भी जो कुछ बतलाया जाएगा उसे अक्षरशः तथा भावार्थशः यथा तथ्य बताने का यत्न अवश्य किया जाएगा। इस ग्रंथ में विचारों, भावनाओं और घटनाओं का जो वर्णन आएगा, वह सब उस समय उद्भूत विचार भावनाओं का निदर्शक होगा और आज उसे मात्र ऐतिहासिक रूप में ही पढ़ा जाए, ऐसी लेखक की इच्छा है। विनायक दामोदर सावरकर। पुस्तक मेरा आजीवन कारावास।